Good morning, class. Now again I have a practice set for you, and this practice set is of previous year questions, those questions which were there in board exam. Okay, and all these questions are having the weightage also. The weightage is already written here. यहाँ weightage भी लिख रखा है ताकि आपको प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि कोई भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में और उसका आंसर कैसे देना होता है. ओके, सो अगेन आई एम सेइंग दैट नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर प्लेस. कहाँ जहाँ से दोबारा आप उसको प्रैक्टिस कर सकें वहाँ ऐसी जगह पे इसको नोट करें. So let's start the practice set now. Okay, so this is a kind of worksheet. यहाँ देखिए वेटेज और साथ साथ मार्क्स के साथ साथ ईयर भी लिख रखा है कि कौन सी ईयर में वो क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो सीरियल नंबर 1 सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ ऑफ 2 मार्क्स. ये लिखा है यहाँ पे 2 मार्क्स का है. और क्वेश्चन 1 दे रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जिनसे मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज बनेगा. तो क्वेश्चन इज़ क्वाइट ईजी. और इससे पहले आप आई होप ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं. तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, तो दैट फॉर्मूला विच इज़ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. फॉर्मूला कौन सा यूज़ होना है यहाँ पर, Q इज इक्वल टू NE. फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू NE. ये फॉर्मूला आपको यहाँ यूज़ करना है. और ये फॉर्मूला जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N है, टोटल चार्ज Q है एंड E इज़ हियर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ओके, सो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं. Q जो टोटल चार्ज है दैट इज़ 1 कूलम और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फाइंड आउट. और इन क्वेश्चंस का जितने भी क्वेश्चंस मैं आज करा रही हूँ उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाकर आप अपने पास रखेंगे. और जो कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चंस हैं या फिर दोज क्वेश्चंस विच आई विल टेल यू कि मुझे आप सॉल्यूशन भेजिए इन क्वेश्चंस का, वो सॉल्यूशंस आपको एज अ होमवर्क सेंड करना है. बाकी सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और जब कॉपी करेक्शन होगा देन आई विल चेक. ओके, अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर. तो उसमें लिखा है हाउ डू वी कनेक्ट वोल्ट मीटर एंड एमीटर in an electric circuit, what is likely to happen if the positions of these instruments are interchanged. तो ये क्वेश्चन जो है इट इज़ रिटन हियर, ये 2015 का क्वेश्चन है. और इसमें लिखा है हाउ डू वी कनेक्ट वोल्ट मीटर एंड एमीटर इन द सर्किट. तो आपको पता है कि हम वोल्ट मीटर और एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं. तो हमेशा जो एमीटर होता है दैट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल. और अगर हम इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं देन क्या होगा, सर्किट विल नॉट वर्क. क्योंकि वोल्ट मीटर अगर हम सीरीज़ में लगा देते हैं तो आपको पता है कि वोल्टेज हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहता है. तो सीरीज़ में हम लगाएंगे तो जिस भी रेजिस्टर के साथ हमने लगाया है उसी का वोल्टेज उसी का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र होगा. और एमीटर अगर हम सीरीज़ में लगा देंगे तो एमीटर टोटल करंट को मेज़र करेगा, ना कि इंडिविजुअल करंट्स जो अलग अलग अप्लायंसेस में जा रही हैं. क्योंकि हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट्स अलग अलग होती हैं और वोल्टेज सेम होता है. ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है. इट इज़ समवेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज क्वेश्चंस विच यू हैव स्टडीड. और इस क्वेश्चन में थोड़ा रीजनिंग भी है. अ बल्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ रेजिस्टर टू वेरीफाई ओम्स लॉ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रीज़न. 2 मार्क्स का है. तो पहले तो आपको बताना है क्यों नहीं यूज़ होता है और फिर जस्टिफिकेशन भी देना है, तो उस रीज़न के साथ बताना है. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सोचिए कि बल्ब और रेजिस्टर, ओम्स लॉ का आपने एक्सपेरिमेंट भी किया है. उसमें एक रेजिस्टर वायर होता था एक, और मैंने आपको बताया था वायर किस मटेरियल का बना होता है. तो वायर जो है वो मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन मटेरियल का नाम है, उसका बना होता है.
तो हम बल्ब को क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि बल्ब जो है वो बोला जाता है इट्स अ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब यहाँ पर क्या है, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज हो जाता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि जो जितना भी करंट है वो सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और बहुत कम जो करंट है वो यूटिलाइज होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो मोस्टली हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। सो फॉर दिस पर्पज़ बल्ब नहीं यूज़ कर सकते, और बेटर अगर आपको अच्छी लैंग्वेज में आंसर लिखना हो तो एक की लाइन ज़रूर लिखेंगे आप कि बिकॉज बल्ब इज़ अ नॉन ओमिक रेजिस्टर। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, वोल्टेज का करंट के साथ रिलेशन या ग्राफ स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ओम्स लॉ में रेजिस्टर कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन डोमेस्टिक सर्किट, गिव रीजंस। तो आपको पता है जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ होता है? तो याद रखिए हमेशा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में यू ऑलरेडी नो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेनिफिट्स क्या हैं 3 मार्क्स में है। स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, बताना है आपको कौन सा कॉम्बिनेशन है और रीज़न क्यों होता है। तो कम से कम आपको 3 रीजंस तो लिखने हैं, 3 पॉइंट्स यहाँ लिखने होंगे। तो 3 पॉइंट्स जो लिखेंगे उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उन पॉइंट्स में, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अगर कोई पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट है या उससे रिलेटेड सप्लाई है अगर वो डैमेज हो जाती है तो बाकियों पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ब्रांच डैमेज होगी वो ब्रांच वर्क करना बंद कर देगी, बाकी सारे अपनी जगह रहेंगे। हर एक के लिए सेपरेट स्विच होता है, तो जिसको भी हमें ऑफ़ या ऑन करना है उसको हम सेपरेट चला सकते हैं। और यह रीज़न हो सकता है कि उसमें हर एक अप्लायंस के रजिस्टर के हिसाब से उसको करंट प्रोवाइड होती है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें कम करंट होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें ज़्यादा करंट होगी, एंड वोल्टेज विल बी कांस्टेंट, क्योंकि होम सप्लाई में वोल्टेज इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये रीज़न्स आप लिख सकते हैं, और भी रीज़न्स हैं। फिर कम टू क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये भी 3 मार्क्स का है और ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 ग्राफ्स बने हैं। फर्स्ट वाला ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें वीआई ग्राफ है ये, और फर्स्ट वाले ग्राफ में सीरीज़ और पैरेलल ये लिखा है। तो सीरीज़ लिखा है पहली वाली लाइन पे, और फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं उसका स्लोप हाई है। स्लोप हाई होने का मतलब फर्स्ट लाइन में, लुक हियर, फर्स्ट लाइन में आपका ये करंट कम है, सेकेंड लाइन में करंट ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट लाइन में करंट कम होने का मतलब रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई। तो इसका मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन हाई रेजिस्टेंस क्या ऐसा होता है? तो यस ऑब्वियसली सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड होता है अलजेब्रिकली, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए करंट ज़्यादा है रेजिस्टेंस कम होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब करते हैं तो रेजिस्टेंस इज़ ऑलरेडी लेस। दूसरा ग्राफ बना है उसमें ऊपर पैरेलल लिखा है, मतलब कम करंट है ज़्यादा रेजिस्टेंस है, पैरेलल। तो क्वेश्चन क्या है, 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 given resistors R1 and R2 and plot the following VI graphs. Which of the 2 diagrams correctly represents the labels series and parallel on the plotted curves? तो किसने सही प्लॉट किया है? तो जो मैंने आपको रीज़न बताए हैं करंट और वोल्टेज का, वो रीज़न आपको बताने होंगे, और कौन सा सही है। तो हियर फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये भी 3 मार्क्स का है, और ये रीजंस आपको सेल्फ लिखने होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरी का है, रीजनिंग का है, बहुत बार एक्सप्लेन भी हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। क्यों कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स को ही प्रिफर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए? दूसरा है
हीटिंग डिवाइसेस आर मेड ऑफ एन alloy रादर देन अ प्योर मेटल। तो जो हीटिंग डिवाइसेस होती हैं उनमें एलॉयज़ का यूज़ किया जाता है, प्योर मेटल का यूज़ नहीं किया जाता है। रीज़न थर्ड है टंगस्टन इज़ यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। तो ये 3 रीजंस आपको नोटबुक में नोट कर लेना है और ये 3 रीजंस आपको मुझे सेंड भी करना है, ठीक है। क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा कि विच आंसर्स यू विल सेंड टू मी, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, 2 मेटेलिक वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 2 मेटेलिक वायर्स हैं, सेम मटेरियल के बने हैं। सेम मटेरियल का मतलब है रो रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम रहेगी। वायर ए हैज़ लेंथ L एंड रेडियस R, वायर B हैज़ लेंथ 2L एंड रेडियस 2R। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर A। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोनों के लिए रेजिस्टिविटी सेम है। फर्स्ट वाले के लिए अगर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। एरिया यहाँ पर गिवन नहीं है, रेडियस R गिवन है, तो ए के प्लेस पर आप लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। सो लिसन केयरफुली, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। वायर बी के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो R इज इक्वल टू रो एल के प्लेस पर लिखेंगे 2L अपॉन ए के प्लेस पर लिखेंगे पाई इंटू 2R होल स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, दोनों के रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर देंगे। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए का आंसर तो आपका आ चुका है, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। और जो दूसरा पार्ट है उसमें लिखा है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें लिखा है रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब 2 रेजिस्टेंस आपके पास आए, फर्स्ट को आप R1 लिख लेंगे, सेकेंड को R2 लिखेंगे। क्या करना है आपका, एक तो आपको मैंने बोला रेशियो R1 अपॉन R2, और दूसरा काम आपको ये करना है इन दोनों का आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब हुआ कि आपको 1 अपॉन R लिखना है और लिखना है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 की जगह R1 की वैल्यू, R2 की जगह R2 की वैल्यू सॉल्व करना है, R का आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो डू दिस ऑल्सो एंड सेंड इट टू मी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th नंबर, वाई आर इलेक्ट्रिक बल्ब्स फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और ऑर्गन। ये आंसर भी आप सेल्फ लिखेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर गैस फिल्ड होती है, वो नाइट्रोजन या ऑर्गन होती है। उसका रीज़न ये, आई होप मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में या पीरियोडिक टेस्ट में दिया भी था। तो ये आपको सॉल्व करना है, आंसर लिखना है। कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का है, तो छोटा सा एक आंसर 2 लाइन्स का लगभग लिखना है आपको। 9, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये आपको आता है, डायरेक्ट है, लेकिन फिर भी दिस विल डू बाय राइटिंग। ये सारे आंसर्स मुझे बाय राइटिंग चाहिए, प्रैक्टिस सेट, वर्कशीट नंबर और आंसर, ओके। ये सब आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट है आपका मैच द करेक्ट रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी विद द मटेरियल्स गिवन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट्स हैं, 2012 का है। कंडक्टर, एलॉयज, इंसुलेटर्स, और सामने जो लिखा है ओम मीटर, मतलब इनकी रेजिस्टिविटी है। तो आपको मैच करना है। तो मैच करने का मतलब जो रेजिस्टिविटी है सबसे पहली वाली वो दे रखी है 10⁻⁻6 ओम मीटर। दूसरी रेजिस्टिविटी है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। थर्ड है 10⁻6 टू 10⁻8 ओम मीटर। तो देखिए जो आपके कंडक्टर्स होंगे उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी, बहुत कम, और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इंसुलेटर सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी इसमें किसकी है, बीच वाले मिडिल वाले पॉइंट की, सेकंड नंबर की, 10⁻12 से 10⁻17। तो ये मैच करेंगे आप सेकंड नंबर से, ठीक है। तो सी पॉइंट का जो मैचिंग है दैट इज़ विद सेकंड नंबर। इसी तरह से 10⁻⁻6 और थर्ड है 10⁻⁻6 से -8।
तो -6 से -8 का मतलब रेजिस्टिविटी और ज़्यादा कम होती जा रही है। तो ये होगा आपका कंडक्टर्स का, और 10 की पावर -6 जो है वो आपका है एलॉयज़ का। तो आप इस तरह से मैच करते जाएंगे, और ये जो आपका इंसुलेटर्स है दैट इज़ विद दिस। ओके, फिर आपका आता है नेक्स्ट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये भी आपको करना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को ड्राइव करना है। इफ़ टू एग्जांपल्स फॉर एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे इजी हैं, डायरेक्ट हैं बस, बट आपको करने हैं, ये आपको मुझे सेंड नहीं करने हैं, आपको अपनी कॉपी में करके रख लेने हैं। बस जो रीजनिंग के हैं और न्यूमेरिकल मैंने कोई बताया है वो सेंड करना है। अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, ये भी पीछे कराया जा चुका है। एक वायर जिसकी रेजिस्टिविटी रो है उसको स्ट्रेच कर दिया जाता है, लेंथ डबल कर दी जाती है। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन है, लेंथ डबल हो गई, तो लेंथ डबल होने से स्ट्रेच करके जब डबल होती है तो डायमीटर हाफ हो जाएगा। और इसी तरह से आपको रेजिस्टिविटी में भी करना है, ठीक है। तो ये जो हमारी वर्कशीट है ये अभी यहाँ सेक्शन ए तक कंप्लीट हुई है। टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन बी, ठीक है। टुमारो और डे आफ्टर टुमारो व्हेन योर टर्न विल बी देयर। सो प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस, जिसको लिखना है वो लिखिए, जो मुझे सेंड करना है वो सेंड मी एज अ होमवर्क। ओके, थैंक यू।